Welcome to presentation on PSU Bank. So this is our next presentation and ninth in the series covering Indian Overseas Bank. This Indian Overseas Bank is one among the 6 banks selected for privatization in the first lot और जिनकी चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं और इंडियन ओवरसीज बैंक को छोड़कर बाकी जो बैंक हैं बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनकी प्रेजेंटेशन हम पहले अपलोड कर चुके हैं। इसके लिए अभी जो ये छठा बैंक है इसको थोड़ा देरी किया क्योंकि इसका वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पहले से ही था, तो इसमें आपको मौका देखने की थोड़ा ज़रूरत है। तो जैसा इस बैंक के बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी ये है कि 10 फरवरी 1937 में चेन्नई, मद्रास में इसकी जो है स्थापना हुई थी और बेसिकली जैसे नाम में इसका है ओवरसीज है, इसका बेसिकली जो बना था ओवरसीज बिजनेस के लिए अक्रॉस द ग्लोब ये बना था और शुरू में ही इन्होंने जो है मद्रास, कराईकुटी के अलावा म्यांमार और मलेशिया वहाँ पे अपना ब्रांच खोल दिया। 1947 में भी इनकी 7 ब्रांच बाहर में थी, 38 ब्रांच इंडिया में थी। उसके बाद दिस इंडियन ओवरसीज बैंक दिस वाज पार्ट ऑफ नेशनलाइजेशन इन 1969 और अभी भी सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, श्रीलंका, साउथ कोरिया में इनकी ब्रांचेज हैं। आईपीओ इनकी जो है 25 सितंबर 2000 को आई 10 रुपये के प्राइस पे। 111 करोड़ रेस किया जिससे गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 100% से घटकर हो गई 25%। उसके बाद 3 साल के अंदर ही जो है इन्होंने दूसरा आईपीओ लाया। उस समय एफपीओ नहीं बोलते थे, उस समय आईपीओ ही बोलते थे, मगर अभी उसको एफपीओ बोलते हैं। सेकेंड होने से एफपीओ होती है, सेकेंड एंड ऑनवर्ड, फर्स्ट वन इज आईपीओ। तो एफपीओ आया 24 रुपये के भाव में, वो सितंबर 2003 में, 10 करोड़ नया शेयर इशू किया था। उसमें भी गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग डाउन हो गया करीब 61-64 के आसपास। 2006-7 में भारत ओवरसीज बैंक का मर्जर हुआ और इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी बैंकों का मर्जर इसमें हुआ है, वो डिटेल्स हम उसमें नहीं जाएंगे। 2019 में मगर जो मर्जर हुआ है 10 बैंकों का 4 बैंक में, उसमें इसको अलग रखा गया। तो उसका कारण बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के कारण बताते हैं। एक तो क्या है कि शायद पॉलिटिकल रीजन होगा या इसका बहुत दिनों से लॉस में जा रही थी, कुछ ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो इसको अकेले में सुधारने का कोशिश किया गया, तो उसके लिए शायद बाहर रखा। मगर ये अभी पहली लिस्ट में जो है 6 बैंकों की लिस्ट में इसका नाम है, पहली 3 में इसमें नहीं है, दूसरी 3 में आएगा जैसे जैसे होगा। मगर इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जितनी पीएसयू बैंक हैं इसमें सबसे ज़्यादा भारत सरकार की होल्डिंग है, इसलिए क्योंकि ये बार बार लॉस डिक्लेयर करती रही और लॉस डिक्लेयर किए और उसको गवर्नमेंट ने उसको फंडिंग किया, कैपिटल इन्फ्यूजन किया, जिसकी वजह से जो होल्डिंग जो है 95% प्लस हो गई गवर्नमेंट की इसमें। तो लेकिन इस क्वार्टर की जो बात करते हैं, अभी जो क्वार्टर के जून के रिजल्ट आए हैं इसके 2-3 दिन पहले, उसमें जो एमडी है और सीईओ पार्थप्रतिम सेन गुप्ता, उन्होंने कहा बड़ा रिजल्ट डिक्लेयर किए तो बोले कि जो कोरोना से कुछ काफ़ी इम्प्रूवमेंट, कोरोना के बावजूद काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और पिछले मार्च क्वार्टर के बाद जून क्वार्टर में भी इन्होंने जो प्रॉफिट अपना डिक्लेयर किया है, जबकि उसके पहले 18 क्वार्टर में इनका लगातार लॉस था, जो दिसंबर 2015 जून के बाद में ये मार्च में और अभी जून में प्रॉफिट में आई है। अभी हो सकता है कि ये आने वाले समय में जब मोरेटोरियम ख़त्म होंगे तो और कुछ प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए इनका स्टेटमेंट आया जो एमडी है इनके, कि हमको जो है ना पीसीए, बैंक पीसीए में है बिकॉज ऑफ लॉसेस, कि हमको पीसीए से बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम आरबीआई को अप्लाई नहीं कर रहे। ऑल द परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया एंड देर एलिजिबल टू कम आउट, अभी जो पैरामीटर हैं इनके उसके हिसाब से बाहर आ सकते हैं पीसीए से। ऑल्दो ये अलग बात है कि पीसीए से इनका रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, परफॉर्मेंस में कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता नहीं है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का देखा 2 साल हो गया उसका, पीसीए से बाहर आई मगर कुछ खास इंप्रूवमेंट उसमें नहीं मिला। कुछ खास बात यह है कि इसकी जो आईओबी बैंक है, ये पहली ऐसी बैंक थी 2009 में जिसने अपना कंप्यूटराइजेशन सारी पीएसयू बैंक में सबसे पहले सारी ब्रांच कंप्यूटराइज किया
और इनकी एक अपनी आईटी इन हाउस आईटी टीम थी जो इन जो सॉफ्टवेयर इनका बनाया था, सीबीएस सॉफ्टवेयर। और 2015-16 तक इन्होंने उसी पे काम किया और उसके बाद ही फिनैकल में आ गए, जो दूसरी बैंकों से काम करने में आसान रहा। और अभी जो ये हिस्टोरिकल चीज़ें पहले भी हम कई प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो 18 स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं उनमें बैंक का शामिल किया जाएगा। अभी तक इसका कैबिनेट मंजूरी मिली नहीं, तो अभी तक ये न्यूज आइटम बना हुआ है। ये 18 की जो लिस्ट है, इसके बारे में जो 7 अगस्त को सूचना आई थी, उसमें बैंक शामिल है। और बैंकों में ये 12 पीएसयू बैंक हैं, और इनके अलावा जो है बाकी और दूसरी कंपनियां हैं जिनके सरकार का कहना है कि स्ट्रेटजिक सेक्टर में 4 या 5 से ज़्यादा कंपनी जो है सरकार अपने नियंत्रण में नहीं रखेगी, और बाकी जो नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर की सभी कंपनी डाइवर्स्ट कर देंगे। तो थोड़ा ये पीएसयू के बारे में जानकारी है, उतना इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी प्रेजेंटेशन में हमने रखा है कि महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना क्या होता है, कैसे ये, और एबीसीडी क्लासिफिकेशन होता है जो आपस में इनको कंपेयर करने के लिए। अभी तक जो कुछ लोग मानते हैं कि सरकार डाइवेस्टमेंट कुछ करेगी नहीं, सभी एक चल रहा है पब्लिसिटी ड्राइव, तो उस उनकी थोड़ा सा हमने जानकारी इसलिए इसमें प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया कि बहुत सारी कंपनियों का डाइवेस्टमेंट जो पिछला एनडीए सरकार था उसके टाइम में हुआ था, और उसके बाद जब सरकार बदल गई फिर भी थोड़ा थोड़ा चालू रहा, मगर बहुत कम हुआ। लेकिन ये 2014 से जो 19 का समय था, उसमें भी कुछ खास नहीं हो पाया, दो चार ही हुआ ये, और वो भी बैकडोर टाइप का, उसको बोलते हैं बैकडोर प्राइवेटाइजेशन। जैसे ये हुआ 2000 एमआरपीएल का हो गया, और आरईसी का हो गया, एचपीसीएल का हो गया, तो इसको एमटीएनएल है, नेपको, टीएचडीसी, आईडीबीआई, ये सब इनको कुछ सही का प्राइवेटाइजेशन बोल नहीं सकते हैं, ये सब बैकडोर हैं, क्योंकि एक पीएसयू को दूसरी पीएसयू को दे दिया, और क्योंकि मार्केट कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। कुछ कंपनियां लिक्विडेट भी हुई हैं, लेकिन अभी जो लग रहा है सरकार का इंटेंट और जो वित्तीय हालत जो सरकार की बनी हुई है, तो उसमें कुछ उपाय है नहीं, ऐसा है। तो अभी जितनी भी स्टेटमेंट आ रही हैं अलग अलग मीडिया में सरकार के हवाले से, पीएमओ के सूत्रों से इनको जानकारी मिलता है, तो उसके हिसाब से आईडीबीआई में जो सरकार की हिस्सेदारी है, और बाकी 3 पीएसयू बैंकों की हिस्सेदारी बेचने पे बहुत जो तेज रफ्तार से काम चल रहा है। और ऐसा सुनने में आया कि पीएमओ ने चिट्ठी लिख के फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोला कि आप जो काम जो है मार्च 21 तक खत्म कर दीजिए। तो जो 6 बैंक है पहले की लिस्ट में, उनमें यही तो जो वैसे बता चुके हैं, पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। पहली 3 जो है उनका पहली लिस्ट में नाम है, इंडियन ओवरसीज बैंक उसमें नहीं है, दूसरी लिस्ट में आएगी। और ये हमने लिखा हुआ है सीआईएन नंबर, एक कुछ होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो एक तो ये बैंक जो आल्दो दे आर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, बट ये लोग लिमिटेड नहीं दिखता है, और लिमिटेड दिखना एक बात हो गया। दूसरी, इनका सिन हमने ढूंढने की कोशिश किया, जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, वो इंडियन ओवरसीज बैंक का हमको मिला नहीं है। अगर किसी दर्शक को मिलता है तो हमको बताइए। और बाकी यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का मिला नहीं, बाकी का मिल गया जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। आईडीबीआई बैंक में तो 47% है हिस्सेदारी, इसको भी बेचने की है तैयारी, कौन कैसे आएगा। अब इसमें एक जो खास बात आती सामने कि जो जिन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी जो है, ये है इंडियन ओवरसीज बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इनमें जो सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक है, तो 51% बेचने के बाद भी कुछ 26% से ज़्यादा बच जाएगी। जो रिजर्व बैंक का कहना है कि सरकार 26% अपने पास रखेगी, और बाकी जो 51% जो है किसी को दे देगी, जो कंट्रोल करेगा पूरा। तो इंडियन ओवरसीज बैंक में क्या है कि मालिक तो ऑलरेडी एलआईसी 51% लेने की बात हो, जो सरकार ऑलरेडी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, तो उसमें क्या ओनली थी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। ऐसा लगता है कि छोटे छोटे 5%, 10% वाले स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएंगे, कंट्रोल तो कुछ लोग बोर्ड सीट की डिमांड करेंगे, उतना ही होगा, बाकी कंट्रोल तो एलआईसी के पास है, और हमको लगता नहीं कि एलआईसी इसको बेचने वाली है। तो ये आईडीबीआई का जो डाइवेस्टमेंट होगा ये अलग तरह का होगा। और जो पीएसयू बैंक हैं 3, जैसे जैसे इनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जारी होगा, तब चीज़ें और क्लैरिटी आएगी। अभी हम चर्चा करते हैं कि जो इसके अभी रिजल्ट आए हैं जून क्वार्टर के आईओबी के, तो बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं, बहुत मतलब चौतरफा परिणामों में जो है सुधार देखने में आया है। तो पहले आप देख लीजिए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए काफ़ी घट गए,
कासा इसका 41% हो गया। और जो परफॉर्मेंस है, जो 141 करोड़ जो है प्रॉफिट इन्होंने डिक्लेयर किया है, तो पिछले बार जो जून की क्वार्टर थी उसमें 342 करोड़ लॉस था, अभी प्रॉफिट में आ गए। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है यहाँ पे बेसिकली नज़र आता है कि 828 करोड़ से 1024 करोड़ जो है हुआ है, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। इनकम में आपको वाई ओ वाई देखते हैं तो 5.5-4% ग्रोथ हुई है। क्यू ओ क्यू माइनस में है, वाई ओ वाई जो है प्लस में है। जो है वाई ओ वाई भी माइनस में है और क्यू ओ क्यू भी माइनस में है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखते हैं देखिए 1.94 पिछले मार्च में ज़्यादा था, मगर अभी भी जो है रेस्पेक्टेबल तो नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है बैंक का 4% के आसपास होना चाहिए। अभी इनका अपने हिसाब से अच्छा है, मगर इसमें बहुत अभी सुधार होने की ज़रूरत है। कासा जैसे बता चुके हैं, ये करीब जो है 41.2% है। और ये लगातार जो है सुधार इसमें नज़र आ रहा है। रिटेल ग्रोथ एसेट में काफ़ी ग्रोथ हुआ देखने में मिल रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। तो मार्च से में जो 20.3% था, वो अभी जो 26 26% हो गया जून, मार्च 18 से जून, मतलब ये 5-6 क्वार्टर में इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो रिटेल एसेट जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है, जिनकी बेसिस पे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनको इतने अच्छे वैल्यूशन मिलते हैं। कारण यही है कि उनका रिटेल एसेट जो ज़्यादा है, कारपोरेट जो है बल्क वाले जो है कम है। एनपीए के बारे में जो है कवरेज जो है इनका बहुत अच्छा, अभी 87.97%, 87.97% कवरेज, प्रोविजन कवरेज रेशियो है, बहुत अच्छा माना जाता है ये। और जैसा पहले बता चुके, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 13.9% और 5.1% जो है, 4-5% के आसपास मोस्ट ऑफ पीएसयू बैंक के जो है नेट एनपीए इसी रेंज में है। ग्रॉस एनपीए में थोड़ा डिफरेंस है। वही चीज़ है, ये पॉइंट ग्राफ में। उसके बाद कैपिटल का जहाँ तक जो इन्फ्यूजन हुआ है दिसंबर 90 के बाद, इन्होंने उसको कंजर्व किया, तो 10.43% कैपिटल एजुकेसी था, वो 10.72 मार्च में हुआ और अभी 10.93 हुआ। तो धीरे धीरे जो है संभाल के वो लोग यूज कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट ने अपना दिखाया आज रिजल्ट में, परफॉर्मेंस प्रीमा फेसी बहुत अच्छी नजर आती है। अब ये शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस है, जो 2000 में लिस्टिंग हुआ था 7 दिसंबर 2000, तो उस समय से जो है ये पीक किया, करीब 200 प्लस चला गया समवेयर 2007 एंड में। और उसके बाद घटना शुरू हो गया 2009 में, फिर 10 में एक और पीक बनाया, और उसके बाद तो घटते घटते जो है ये 10 का पीक जो करीब 170 के आसपास का है, और अभी जो है 10-11 रुपए है। इक्विटी तब से बहुत बड़ी हो गई बिकॉज ऑफ लॉसेस, फाइनेंसिंग ऑफ लॉसेस कैपिटल एजुकेशन बनाने के लिए। और अभी पिछले एक साल में जो भी देख रहे हैं परफॉर्मेंस, जैसे अभी मार्च में सभी के घट गए थे, जून जून के बाद में थोड़ा सा होप नज़र आया है। और अभी जो डिसइन्वेस्टमेंट की जो बातचीत चल रही है उसको लेके अच्छा इसमें अभी तक ये बना हुआ है। मगर जो अभी भी इसका जो कैपिटल एजुकेसी है वो रिलेटिवली कम है, 10-11% से कम है। तो इनको हो सकता है कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, पहली वाली में तो लिस्ट में नाम है नहीं, दूसरी को करने के लिए आप समझिए अगर पहली वाली मार्च तक खत्म होगी तो दूसरी जून या सितंबर अगले साल तक होगी। तो तब तक अगर और प्रोविजन करना है, अभी कोविड रिलेटेड अगर उनका और रिकॉग्नाइज हुए एनपीए, तो वो करना पड़ेगा। वो करने से फिर वो कैपिटल और ज़रूरत है। तो अभी कुछ कुछ ऐसी अफवाहें आ रही कि इसका एफपीओ है, जैसे यस बैंक की तरह से हो सकता है इनको कुछ पैसा बाजार से जुटाना पड़े। तो यही है इसके बारे में अभी अब सोचना, अगर रिलेटिवली जो इसका है वैल्यूएशन, अभी स्ट्रेस्ड ऐसा है हमको लगता है कि अभी तक का जो, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन थोड़ा दूर है, तो इसमें हो सकता है कुछ मौका मिलेगा। अभी जैसे 11 रुपये भाव है, 9-10 में कुछ मिलने की संभावना है।
और वो डिपेंड करेगा कि कितना हिट होता है ये जो मोरेटोरियम से लेके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो 18 क्वार्टर के बाद जो है सितंबर 15 में इसका लास्ट प्रॉफिट लॉस हुआ था, उसके बाद जून 15 में प्रॉफिट था, और उसके बाद से मार्च 20 में आके प्रॉफिट में आई है। अभी जो परफॉर्मेंस क्वार्टर वन में मिली है, 45% रिडक्शन इन जीएनपीए हो गया 13.9, और 57% रिडक्शन इन एनपीए हो गया 5.1, और इम्प्रूवमेंट हुआ कासा में 9.95% टू 41.02 है, 297 basis point YOY, and 7% improvement in NIM, 1573 bps improvement in provision coverage ratio to 8797। और ये जो पैरामीटर है इनसे समझ में यही आता है कि परफॉर्मेंस जो Q1 का आया बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट होल्डिंग 95.84 है उसमें, और सिर्फ 1% 1.02 उतनी खाली शेयर होल्डिंग जो है पब्लिक इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के पास है, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास है। तो उस फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी जैसे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन थोड़ा दूर है, तो इसमें समय है, आपको समय मौका दे के मौके की तलाश कीजिए, ऐसा हमारा मानना है कि आपको मौका मिलेगा इसको थोड़ा सा भाव कम होने के बाद समय खरीदने का। सरकार ने बहुत पैसा लगाया इसमें से, देख सकते हैं यहाँ पे 11 रुपये 32 पैसे में लगाया, 11 रुपये 20 पैसे में लगाया, 27 रुपये 65 पैसे में लगाया, 41 रुपये में लगाया। तो इतना सब जो लगाया है, तो वो भी उम्मीद करेंगे कि जब हम बेचेंगे तो कुछ इस तरह का कुछ हमको रिटर्न मिले, नुकसान ना हो। तो उसके पहले परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाएगा, उसके बाद ही जो है जो 4 से क्वार्टर बचे के बाद जो इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन जो है उस लेवल का इसको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। था इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जानकारी। आपको उम्मीद है कि ये अच्छा लगेगा, और इसके बारे में और जानकारी के लिए जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम लेटेस्ट अपडेट जो है कमेंट के थ्रू जो पोस्ट करते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।